हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सआईएस। ये हमारी नई इनिशिएटिव जो कि हम लोग पीटी 365 की फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आए हैं ताकि पीटी 365 ल्यूसिड और सिंपल तरीके से आपको समझाई जा सके और फास्ट फॉरवर्ड मैनर में समझाई जा सके, उसकी क्लास है। इन्वायरमेंट वाला सेक्शन मैं आप लोगों का लूंगी और जो पीटी 365 में हमारी मोडस ऑपरेंडी होगी आपको समझाने की, वो सर ने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में समझाया है क्योंकि सर पॉलिटी ले रहे हैं। तो आप लोग वहां भी जाकर जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा समझाती हूँ कि हम किस तरह से आप लोगों के लिए पीटी 365 को इजी बनाएंगे। पीटी 365 एक बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप पढ़ना तो चाहते हो पर टाइम पे नहीं कर पाते हो। तो हमारी मोडस ऑपरेंडी होगी कि हम आपको ऐसा बनाएंगे कि हमें पीएचडी नहीं करना है। हम जो है आप लोगों को बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम्ड होंगे ताकि हम लोग स्टैटिक लिंकेज और वैल्यू एडिशन के साथ आप लोग के लिए चीजों को आसान बना दें। फास्ट स्पीड में होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपका समय बचे। समय बचेगा तो आप रिविजन ज्यादा कर पाओगे और बेसिकली अल्टीमेट जो हमारा एम है वो क्या होगा कि हम आपका होराइजन इंक्रीज करें। तो ये सर ने आपको बताया होगा, ये हमारी यूएसपी होगी, ये हमारी जो है वो पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी होगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हम करेंगे क्या। अब मैं आपको बताती हूँ जो चीज मैं लेने वाली हूँ, जो कि इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट की पीटी में अगर आप देखो तो अराउंड 112 पेजेस है और बहुत सारी चीजें, और कई बार लगता है कि इतना कैसे कर पाएंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो साइंस के नहीं है। तो मैं उन लोगों की हेल्प करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट का सेक्शन होता है उसमें 15 to 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये रेंज होती है एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो इसमें आप बड़े अच्छे से आसानी से अपने मार्क्स ला सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से। इसमें हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, जिसमें हम लोग रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज को देखेंगे। तो देखो, आईयूसीएन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल स्पीसीज, ठीक है। ये आईयूसीएन होता है। आईयूसीएन अपनी निकालती है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट के अंदर थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में मेंशन होता है। थ्रेटेंड मतलब खतरे में है, डेंजर में है किसी तरह की, उन स्पीसीज के बारे में निकालती है आईयूसीएन। तो अगर आप देखोगे कैटेगरीज जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर है, तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे यहाँ पे, तो जो लेवल है ना डेंजर का उस एनिमल की हैबिटेट पे ओवरऑल वो बढ़ता है। यानी कि आपको इस तरफ दिखेंगे ऐसे कैटेगरी जिसमें नॉट इवेल्युएटेड, मतलब आपने देखा ही नहीं है, पता ही नहीं कि क्या उस स्पीसी का लेवल है। डेटा डेफिशिएंट स्पीसी है पर हमें ढंग से पता नहीं है कि वो कौन से लेवल पे, क्या वो खतरे में है या फिर वो जो है वो एकदम बढ़िया तरीके में है, हमें नहीं पता। एंड देन देयर इज एक्सटिंक्ट। एक्सट्रीम राइट में जाते हैं तो दिखता है, यानी वो एनिमल नहीं बचा। अब देखो, दो कैटेगरी जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, वन इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड अदर इज एक्सटिंक्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो आपको समझ में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे बहुत ज्यादा सवाल पूछती है यूपीएससी। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या मतलब है ना, कि अगर यहाँ से ये इस वाली कैटेगरी में अगर मैंने किसी स्पीसी को डाला तो यहाँ से अगर कोई स्पीसी कम होगी ना तो वो सीधे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएगी। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब होता है कि वाइल्ड में नहीं है। अब आपको जंगल में देयर इज नो स्पीसी अवेलेबल इन वाइल्ड, बट स्टिल कुछ स्पीसीज जो हैं वो आपको मिल रही हैं। देयर इज नो स्पीसी इन वाइल्ड, बट कुछ स्पीसीज आपको अभी भी मिल जाएगी एंक्लोज्ड एरियाज में। जैसे कि क्या हो गया एंक्लोज्ड एरिया, जैसे जू वगैरह में बचा के रखी गई है कहीं पे, यानी टोटल जीन लॉस नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जीन है जिसको आप चाहो तो प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखो, ये है क्वागा, क्या बोलते हैं इसको, क्वागा। ये एक ऐसी स्पीसी है ना जो अफ्रीका में होती थी। देखने में जीब्रा लग रहा है ना, बट इट इज नेटिव टू जीब्रा। जीब्रा की ही एक स्पीसी है, ठीक है, जेब्रा जीब्रा जो आप बोलते हो उसको लेकिन अब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ी कैटेगरीज पता होनी चाहिए हम लोग को। फिर वो होता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड। ओके, आप समझ गए, ये जानना बहुत जरूरी था। अब क्या हुआ है ना कि अभी कुछ स्पीसीज का स्टेटस चेंज हुआ है, तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि एक जाइंट लिजर्ड है जिसका नाम है लागोमेरा। वो पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, अब इंडेंजर्ड हो गया। यानी क्या हुई है, इसकी सिचुएशन बेटर हो गई है ना। वैसे ही आपको लोकेशन आप देख लेना। उसके बाद है कोपायपोआ कैक्टी, ठीक है। कोपायपोआ जो कैक्टी है, ये 82% इसकी स्पीसी एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है, ठीक है। ये आपको चिली वाले एरिया में दिखती है। फिर है एक कैनेरिया का जाइंट लिजर्ड, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, पहले लीस्ट कंसर्न में था, अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। यानी इसकी सबसे ज्यादा
दुर्दशा हो गई है ना। तो आप याद रख सकते हो ये कोई लिजर्ड था, इसकी दुर्दशा हो गई। फिर वैसा ही ग्रैंड कैनेरिया का स्किंक है, स्किंक इंडेंजर्ड हो गया, ये भी पहले लीस्ट कंसर्न था, अब इंडेंजर्ड हो गया, यानी ये कैनेरिया वाले जो जानवर हैं वो बड़े खतरे में हैं। फिर है इबिजा की वॉल लिजर्ड, ये पहले नियर थ्रेटेंड थी, अब ये भी इंडेंजर्ड, इसकी भी स्थिति खराब हुई है। सेम गोज फॉर बोर्नियन एलिफेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। अब इस तरह के न्यूज ना भूल जाते हैं लोग, तो मैं आपको बताती हूँ इसको पढ़ना कैसे है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसको भूटान की गवर्नमेंट ने किया है, सपोर्ट कर किसके द्वारा, तो सपोर्ट है टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन का, इसने सपोर्ट किया और भूटान की गवर्नमेंट ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस किया। एक्सक्यूज मी। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो क्यों हुआ, ताकि टाइगर की जो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन है ना टाइगर की, उसको फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज के द्वारा बचाया जा सके। यानी कि जो मनी का सोर्स है ना, किसी को भी कंजर्व करने के लिए पैसा लगता है, वो चीज देखेगी ये इनिशिएटिव। ठीक है, इनका एम क्या है, तो ऑफकोर्स पैसों से रिलेटेड होगा, तो $1 बिलियन US बिलियन जो है उसकी फंडिंग एडिशनल मिलेगी 2034 तक। अब ये पैसा बहुत ज्यादा होता है, बिलियन में है, तो एनिमल टाइगर की प्रोटेक्शन में मदद करेगा। टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन कौन है जो इनके सपोर्ट कर रहा है, ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बड़े सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट वगैरह है ना, जो एनिमल वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं, वो आकर के टाइगर कंजर्वेशन करवाते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे आपको टाइगर बॉन्ड दिख रहा होगा, यहाँ से आपको प्रीलिम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेगा कि टाइगर बॉन्ड जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक लेकर के आई है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स से पैसा लिया जाएगा टाइगर की कंजर्वेशन के लिए। सिमिलरली ऐसा बॉन्ड आप लोगों ने जब आप पढ़ रहे होगे यूपीएससी के लिए, तो कुछ साल पहले ही देखा होगा, जिसको राइनो बॉन्ड कहते हैं। ये राइनो बॉन्ड जो है ना, वो आपको वर्ल्ड बैंक लेकर के आई थी, और सेम ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जो कि राइनोस के पॉपुलेशन को बचाने के लिए फंड लेता था। वैसा ही इस बार न्यूज में आपके टाइगर बॉन्ड है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा इंडियन टाइगर के बारे में, तो पहले तो इसकी साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। इंडियन टाइगर जो हम देखते हैं, इंडियन बेसिकली जो मैं कह रही हूँ, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। अपना इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर होता है, बड़ा ही शानदार मजेस्टिक क्रीचर है। हमें कैसे पढ़ना है किसी भी स्पीसी को, तो उसका आईयूसीएन स्टेटस देखना है, ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, याद रखना। बहुत लोग सोचते हैं कि इतना कम नंबर है टाइगर का तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा, नहीं, याद रखो इंडेंजर्ड है। टाइगर के बारे में क्या ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा नंबर टाइगर आपको एमपी में दिखेगा, फिर कर्नाटका में सेकंड नंबर पे दिखेगा, और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड। यानी कि फर्स्ट एमपी, सेकंड कर्नाटका एंड थर्ड इज उत्तराखंड। थर्ड नंबर पे उत्तराखंड। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, पूछ देती है यूपीएससी आपसे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हो कि बड़ा वाइड रेंज है हैबिटेट का टाइगर का इंडिया में। आपको शिवालिक गैंगेटिक से शुरू होकर के सुंदरबन तक आपको दिख रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर है, वो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से, जैसे फ्लैगशिप, अम्ब्रेला, ये दोनों टर्म होते हैं आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड इकोलॉजिकली। अगर कोई भी स्पीसी फ्लैगशिप स्पीसी होती है ना, इसका ये मतलब होता है कि इस स्पीसी के नाम पे ही बाकी स्पीसीज चलेंगे। बेसिकली आप इसको एक आइकन मान सकते हो, या फिर ब्रांड एम्बेसडर जैसा मान सकते हो। ठीक है, यही स्पीसी जो है वो सपोर्ट करता है, बेसिकली फ्लैगशिप और अम्ब्रेला स्पीसीज सपोर्ट करती हैं बाकी स्पीसीज को। ठीक है, सपोर्ट का काम होता है, अगर ये नहीं रहेंगी तो बाकी भी नहीं रह पाएंगी। तो फ्लैगशिप स्पीसी बेसिकली याद रखो एक आइकन है। वैसे ही जब अम्ब्रेला स्पीसी की बात करते हैं, तो अम्ब्रेला स्पीसी ऐसी स्पीसी होती है जो कि जिनका या तो बहुत बड़ा हैबिटेट नीड होता है, या उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है उससे बाकी स्पीसीज को भी कंजर्व कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है। मतलब अम्ब्रेला जैसे होता है ना, बड़े साइज का अम्ब्रेला होता है, तो अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं ना, वैसे ही अम्ब्रेला स्पीशी है जिसका वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, बस इतना याद रखो, इतना बड़ा हैबिटेट है कि बाकी भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं इसके प्रोटेक्शन के चक्कर में। अभी टाइगर स्ट्राइप्स के बारे में एक फीचर आप ध्यान में रख सकते हैं कि टाइगर स्ट्राइप्स यूनिक होती हैं, बिल्कुल हमारी फिंगरप्रिंट जैसी। बाकी कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है हम सब जानते हैं कि एनटीसीए देखता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, जो भी प्रोजेक्ट टाइगर है उसको एडमिनिस्टर यही करता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। उसके अलावा एम स्ट्राइप्स पर पीवाईक्यू भी आ चुका है कि ये था क्या, तो एम स्ट्राइप एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम थी, जिससे हम लोग टाइगर का नंबर देख रहे थे। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, फोरम है, ये सारी चीजें हैं। फिर बारी आती है टाइगर के लैंडस्केप की, तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत वाइड रेंज है इनका। देन वील गो फॉर
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको इबका बोलते हैं। तो ये जो अलायंस है ना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको अपने भारत ने, प्यारे महान भारत ने लॉन्च किया। ठीक है, कब किया? तो 2023 में, बड़ा रिसेंट है। 2023 में ही क्यों किया? कोई सिग्निफिकेंस था? हाँ, 50वां साल हुआ था हमारे प्रोजेक्ट टाइगर का, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की है ना, अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इंडिया के अलावा इसमें आपको निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया ने भी ज्वाइन किया। हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है क्योंकि इंडिया ने ही स्टार्ट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इबका जो है, उसमें 7 बिग कैट स्पीसी की कंजर्वेशन की बात की जाती है। सारे कैट हैं, उसमें कौन है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। आपको ध्यान क्या रखना है, इंडिया में पूमा और जैगुआर छोड़ के 5 मिलती हैं, बाकी 5 आपको इंडिया में दिख जाती हैं। ये जो इबका है इसमें 95 कंट्रीज हैं, जिनमें वैसी कंट्रीज है जहां पे ये कैट का रेंज है। ठीक है, उसके अलावा जो भी यूएन के कंट्रीज है ये भी एलिजिबल है इबका में आने के लिए। अब आपको यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट करनी है, अपने दिमाग में लेके जाना जब पढ़ोगे कि स्टेटस क्या है इन बिग कैट्स का, तो बहुत आसान है याद रखना। इसमें सिर्फ टाइगर इंडेंजर्ड है, उसके अलावा ये जो लायन, चाहे चीता, चाहे स्नो लेपर्ड, चाहे लेपर्ड, ये सब वल्नरेबल है। और नियर थ्रेटेंड कौन है? जैगुआर है, लीस्ट कंसर्न पूमा है। तो बस आपके लिए हो सकता है जैगुआर पूमा नहीं भी पढ़ो, लेकिन ये जो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल है उनको देख लेना है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी प्रोटेक्टेड है, सारे कैट और साइट्स में भी। अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपना 1972 में आया था ना, इसके अंदर 4 शेड्यूल होते हैं। कितने शेड्यूल होते हैं? 4। पहले 6 हुआ करते थे, अब 4 हो गए हैं। ये 4 शेड्यूल जो है इनमें प्रोटेक्शन लेवल होता है। पहला शेड्यूल में वो एनिमल्स को डाला जाता है जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। सिमिलरली साइट्स का अपेंडिक्स ट्रेड देखता है इंडेंजर्ड एनिमल का। ठीक है, साइट्स जो है वो ट्रेड देखता है इंडेंजर्ड एनिमल का, यानी कोई साइट्स की भी अलग अलग अपेंडिक्स होती है। तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में अगर कोई स्पीसी को आप डाल दोगे तो उसकी ट्रेड नहीं कर सकते, उनको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू एलिफेंट सेंसस। एलिफेंट सेंसस के बारे में बता दूं कि अभी रिसेंटली 2023 में एक सिंक्रोनाइज एलिफेंट सेंसस हुआ है, जो कि सदर्न स्टेट में किया गया है, क्योंकि सदर्न स्टेट में आपको पता ही है कि एलिफेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या फाइंडिंग मिली? तो देखो, फाइंडिंग पढ़ने को तो बहुत कुछ है, हम यहाँ क्या ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा एलिफेंट कौन से सदर्न स्टेट में है? तो कर्नाटक का फर्स्ट किया है, फर्स्ट रैंक मिला है भाई इनको, क्योंकि इनमें 6000 से भी ज्यादा एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट के बारे में क्या पता चला यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो 40% एलिफेंट मरते हैं ना, वो बचपन वाले एज में मरते हैं, यानी जो 10 से कम के हैं। ठीक है, 10 साल से कम वाले मरते हैं। और उसके अलावा क्यों मरते हैं, कोई एक रीजन है? तो यहाँ पे एक वायरस निकल के आया है, तो हो सकता है ये वायरस आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एंडोथीलियोट्रोपिक हर्पिस वायरस कौन से एनिमल को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स विच एनिमल। ये मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू बनाना बता रही हूँ कि किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर इस तरह से पढ़ोगे ना तो याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। एनवायरमेंट इज वेरी इजी, एकदम लो हैंगिंग फ्रूट होता है। तो ये कौन से एनिमल को अफेक्ट करते हो, तो क्या आप आंसर दोगे? तो आप यहाँ पे एलिफेंट आंसर दोगे, है ना। इस तरह से हमने पढ़ना है। अब एलिफेंट के बारे में आपको पता ही है। अब क्या सवाल सबसे ज्यादा पूछते हैं ना कि डिफरेंस क्या है एशियाटिक एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में। एशियाटिक एलिफेंट जो हम देखते हैं, पहला तो स्टेटस आपको पता होना चाहिए। अपना जो हाथी है, अपना देसी हाथी एशिया वाला, वो इंडेंजर्ड है, उसकी ज्यादा स्थिति खराब है। लेकिन जो अफ्रीकन एलिफेंट है, इनमें 2 तरह के एलिफेंट होते हैं। इनमें एक सवाना होता है, एक फॉरेस्ट होता है। सवाना वाला तो फिर भी हमारी तरह स्थिति खराब है, लेकिन जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है वो बड़ी दयनीय स्थिति में है। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़ो और किसी के ऊपर क्रिटिकली इंडेंजर्ड का ठप्पा लग जाए ना, तो एकदम याद कर लो, क्योंकि ये सवाल पूछता है, क्योंकि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है भाई, वो खत्म होने वाला है। अब दूसरी चीज, आपको कुछ कुछ इसमें डिफरेंसेस दी हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हो। मैं आपको स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, क्या देखना है। पहला है ईयर। जो अपना एशियन वाला एलिफेंट है, उसके कान छोटे छोटे होते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हो, और इसको मिला के देखो, इसका कान बड़ा है। वैसे ही हेड का होता है, जो अपना एशियाटिक है वो ट्विन डोम्ड हेड होता है और इसका सिंगल डोम हेड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टस्क। जो अपने एशियाटिक एलिफेंट होते हैं ना, उनमें फीमेल के पास टस्क नहीं होता। टस्क किसको बोलते हैं? जो लंबे वाले दांत निकले हुए हैं। ठीक है, ये बेसिकली टीथ का मॉडिफिकेशन होता है। इंसीजर होता है ना टीथ, उसका मॉडिफिकेशन होता है। ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, हो सकता है इस पे सवाल बन जाए।
उसके और जो अफ्रीकन होते हैं उनके मेल और फीमेल दोनों टस्क ग्रो कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन रिलीज करता है। ये इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन इसमें अपनी कुछ फाइंडिंग्स निकालता है। फाइंडिंग्स में ये पता चला है कि 5 जो स्पीसीज होते हैं ना राइनो के, राइनो बॉन्ड आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले हमने राइनो बॉन्ड देखा था, कौन निकाला था? वर्ल्ड बैंक निकाला था। तो इससे क्या होता है ना, हम रिवाइज भी करते रहेंगे पीछे की चीज। तो जो राइनो की 5 स्पीसीज है उनमें बहुत ज्यादा नंबर गिर गया है इनका, पूरे वर्ल्ड में मिला के 28,000 रह गए हैं। राइनो की पोचिंग बड़ी ज्यादा होती है अफ्रीका में, ये सारी डेटा निकल के आए हैं। अभी जो 5 स्पीसी राइनो के हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 अफ्रीकन है और 3 जो है वो एशियन है। ये 2 अफ्रीकन जो है वो कौन है? एक व्हाइट है, एक ब्लैक है। बड़ा आसान है याद रखना कलर के बेसिस में, व्हाइट और ब्लैक। और वैसे ही एशियन भी याद रखना आसान है। इंडियन है एक, इंडिया वाला, एक जावन है और एक सुमात्रन है। जावा सुमात्रा तो आपको पता है कंट्रीज है। तो ये जो है इस तरह की एलिफेंट्स हैं, सॉरी राइनो है। राइनो कंजर्वेशन इनिशिएटिव की बात की जाए तो अपनी इंडिया में एक राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2019 में आई थी, ठीक है। और दिल्ली डिक्लेरेशन भी आया था एशियाटिक लायन पे, सॉरी एशियाटिक राइनो पे। मुझे लगता है लायन की बहुत याद आ रही है एशियाटिक राइनो की। और सेम जो है राइनो विजन हमने फिर लेटेस्ट जो है अपना इंडियन राइनो विजन है। राइनो भी वही सेम अफ्रीकन और एशियन राइनो के बीच में अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये आपको याद रखना है, अफ्रीकन राइनोज जो होते हैं ना वो सेकेंड लार्जेस्ट मैमल है एलिफेंट के बाद, बड़े साइज के होते हैं। और एशियन राइनोज जो है वो लार्जेस्ट होते हैं जितने राइनो स्पीसीज है उसमें। अफ्रीकन राइनो की बात की जाए ना ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, अपने इंडियन वाले थोड़े से कम होते हैं। मतलब एशियाटिक में इंडियन भी तो आएगा। अफ्रीकन राइनो के बारे में ध्यान रखना है आपको कि 2 हॉर्न्स इनको भी होता है, लेकिन जो एशियन है ना उनमें अगर आप इंडियन राइनो देखो, हम लोग का एकदम यूनिक है 1 हॉर्न राइनो। कहाँ मिलता है ये 1 हॉर्न राइनो? कौन फेमस है इस 1 हॉर्न राइनो के लिए? तो आप याद रखो कि काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको 1 हॉर्न राइनो मिलता है। उसके अलावा एक और है जिसको मिनी काजीरंगा बोलते हैं, मिनी काजीरंगा, जिसका नाम है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये भी आपको असम में दिखता है। यहाँ भी बहुत ज्यादा 1 हॉर्न राइनो मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना था। उसके अलावा आप लोग स्टेटस, जैसे कि मैंने कहा आईयूसीएन स्टेटस थोड़ा सा देख लेंगे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वालों पे ज्यादा ध्यान रखना है। देन वील मूव ऑन टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बर्ड है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको पता होना चाहिए 3 स्पीसीज बस्टर्ड की इंडिया में है, 3 स्पीसी। वो कौन सी 3 स्पीसी है? एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरी कौन सी है उसको हम लोग बोलते हैं लेसर फ्लोरिकन और फ्लोरिकन, और जो थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं बंगाल फ्लोरिकन। ये आपको इंडिया में दिखेंगी। ये सारी सब स्पीसीज है आपके बस्टर्ड की ही। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नंबर बहुत ज्यादा गिर गया है, ठीक है। और लेसर फ्लोरिकन का भी सेम हाल है। उसके अलावा आपको एक मक्वीन बस्टर्ड भी दिखती है। क्या होता है ना, 2013 में हम लोग बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। 2016 में इसका नाम चेंज हो जाता है क्योंकि इसका नंबर बहुत ज्यादा गिर गया। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में है। ये जो बस्टर्ड्स है ना उनको बचाने के लिए हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ये प्रोजेक्ट जो चलाती है ना बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट, इसको 2023 तक एक्सटेंड कर दिए 2033 तक। और इसको फंडिंग कौन देगा? कोई भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फंडिंग तो चाहिए। तो जो कैंपा है ना, आपने सुना होगा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसमें जो पैसे हैं यहाँ से आएंगे। उसके अलावा आपको कोलैबोरेटिंग एजेंसी में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दिखेगी। ये जो BNHS है ना, ये बहुत ज्यादा कंजर्वेशन करती है अपने इंडिया में। तो कभी भी कोई सवाल आए तो BNHS रहे ऑप्शन में, तो आप कंजर्वेशन के लिए उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। BNHS के बारे में याद रखो, 1883, इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा मैंने आपको बताया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, मिलती कहाँ पे है? तो राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में मिलते हैं। इनको बचाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। इनके ब्रीडिंग सेंटर वगैरह भी बने, यहाँ से आप कंजर्वेशन एफर्ट्स को देख सकते हो। ज्यादा हम लोग को PhD करनी नहीं है तो उतना नहीं घुसना है, बस पता रखे कि इस तरह की कुछ कंजर्वेशन के लिए सैंक्चुरी वैंक्चुरी बनाई हुई है। जैसे नालिया ग्रासलैंड कहाँ पे है? तो इसको लाला बर्डस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, इनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया है, मतलब खत्म हो गया है ना। क्यों खत्म हुआ है ना, उससे पहले ये 2 एक पिक्यूलियर पॉइंट याद रख ले कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में मेल होता है ना, उसका बच्चों का ध्यान रखने में कोई रोल नहीं है ना। वो एग इंक्यूबेशन में मदद करता है ना ध्यान रखता है। और जब उसको अट्रैक्ट करना होता है फीमेल को, तो अपना जो पाउच होता है ना मुंह के पास, उसको इस तरह से फुला लेता है, जिसको गुलार पाउच कहते हैं। तो आजकल आपने नोटिस किया होगा UPSC जो है ना, ये इसको बोलते हैं एनिमल बिहेवियर।
एनिमल बिहेवियर पे बहुत सवाल पूछती है, जैसे औरंगुटान पे पूछ दिया था, बी के डांस पे पूछ दिया था। तो ये सब क्या है ना, ये सारी चीजें एनिमल बिहेवियर में आती हैं। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी, इसलिए बता दिया मैंने। अब देखो इसका नंबर इतना ज्यादा घट गया ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था। होता क्या था ना कि ये बस्टर्ड जो है वो राजस्थान गुजरात में जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक लाइन्स होती थी ना, इस तरह की होती ना इलेक्ट्रिक लाइन्स, उनमें फंस जाती थी और फंस के वो मर जाती थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि ट्रांसमिशन लाइन को बंद कर देने के लिए। तो इसी के लिए एक चीज ये लोग लेकर के आए थे, जिसको क्या बोलते हैं, फायरफ्लाई डाइवर्टर। ये दिख रहा है आपको, फायरफ्लाई डाइवर्टर। ये बीच में लगा दिया जाता, और ये क्या करता था ना, जब बर्ड्स उड़ रही होती थी तो उनकी आंखों पे ये चमकता था, तो उनको रियलाइज होता था यहाँ से नहीं जाना है। तो ये बेसिकली क्या करे, यहाँ हम लोग कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहे हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बैन को तो देख लिया, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट देखते हैं। अभी देखो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हमने कब लॉन्च किया था, तो बहुत पुरानी बात है, 1975 में किया था। 73 में प्रोजेक्ट टाइगर, 75 में हमने क्रोकोडाइल बचाने की कोशिश की। कहाँ से, तो उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क से। इसमें असिस्टेंस कौन करता है, ये ध्यान में रखना है, यूएनडीपी प्लस एफएओ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जब ये हेल्प करती है ना किसी प्रोजेक्ट में, तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में आपको पता ही होगा कि एक रामसर साइट है, उड़ीसा में है, और सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव सिस्टम है किसके बाद, सुंदरबन। इंडिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव कौन सा है, तो सुंदरबन है, उसके बाद आता है। अब आपको एक चीज बता दूं, जो क्रोकोडाइल स्पीसी होती किस कैटेगरी में आएगी, एक रेप्टाइल होते हैं क्रोकोडाइल्स। अभी इंडिया में जो है ना क्रोकोडाइल के बहुत सारी स्पीसीज है, जिसमें आपको 3-4 स्पीसी दिखेगी। एक घड़ियाल है, ठीक है, यहीं पे एक और बार मैं दिखा देती हूँ, नीचे इन लोगों ने दिखाया अलग अलग स्पीसीज को, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। जस्ट गिव मी अ सेक। चलो मेरे को नीचे नहीं मिल रहा है, मैं ही दिखा देती हूँ। इंडिया में 3 स्पीसीज होती है क्रोकोडाइल की, 3 स्पीसीज इन इंडिया क्रोकोडाइल की। ओके, ये कौन कौन सी होती है, तो एक तो जो आपको दिख रहा है घड़ियाल, दूसरा होता है आपका इंडियन क्रोकोडाइल, जिसको आप मगरमच्छ नहीं बोलते हो, मगर, और तीसरा होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो ये आपको इंडिया में दिखती हैं, ये 3 स्पीसीज क्रोकोडाइल की। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि घड़ियाल का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो अब जब किसी का क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाता है ना, तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी। ओके, लेकिन जो ये मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो थोड़े से कम बेटर स्थिति में है, वल्नरेबल और लीस्ट कंसर्न है, वल्नरेबल और लीस्ट कंसर्न में आते हैं। ये फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना इस डेटा को, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये याद रखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सा है। फिर बारी आती है एक न्यूज की, जिसका नाम है, देखो आपको बता दूं, जो हमारे आर.एच. वाइटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने एनिमल स्पीसीज को, सॉरी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। किसमें, तो एक था प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। इस पार्ट में इन्होंने 5 किंगडम में, पार्ट में नहीं 5 किंगडम में डिवाइड किया था। ओके, अब इस किंगडम में जो फंजाई है वो उनको एनिमल से अलग रखा था। तो यूएन बायोडाइवर्सिटी एक फाउंडेशन, उन्होंने क्या अर्ज किया लोगों को कि जो वर्ड फंगा है ना, उसको फ्लोरा और फौना के साथ यूज करें। जब भी हम लोग फ्लोरा और फौना बोलते हैं तो फ्लोरा मतलब होते हैं फ्लावर्स, है ना, और प्लांट्स, बेसिकली यही होता है ना फ्लोरा का मतलब। और जब आप लोग फौना पढ़ते हो तो क्या आप लोगों को बताया जाता है, फौना का मतलब हुआ एनिमल। तो ये कह रहे हैं आप फ्लोरा फौना की जगह फंगा भी यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फंगा भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला इन्होंने। फंगा जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। फंजाई के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। फंजाई जो होते हैं वो बड़े एक्सट्रीम लेवल में रह सकते हैं, ये लोग हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। जैसे प्लांट क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का खुद खाना बना सकते हैं, और एनिमल्स हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो बाहर से खाना लेते हैं। ये लोग सैप्रोट्रॉपिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, जो हेट्रोट्रॉप्स है, यानी खुद खाना नहीं बनाते हैं, या तो वो लोग पैरासाइट की तरह रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेल वाल होती है ना फंजाई की, उसमें काइटिन होता है, और बॉडी जो है इनकी मल्टी सेलुलर होती है। सिग्निफिकेंस क्या है फंजाई का, पहली बात तो ये कार्बन स्टोर करने में मदद करते हैं, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इनका डीकंपोजर। जैसे जो भी हम गंदा कचरा फेंकते हैं ना, उसको ये लोग ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि आपके खाद जो आप नहीं बोलते हो,
वो क्या करती है, फर्टिलिटी बढ़ाती है सॉइल की। ह्यूमस क्या करता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, किसका, सॉइल का इंक्रीज करता है। तो इसमें फंजाई का रोल है। उसके अलावा आपने माइकोराइजा सुना होगा, इनका ना म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है। जो प्लांट्स होते हैं ना, बड़े बड़े प्लांट, उनके जो रूट होते हैं उनमें आपको फंजाई मिल जाएंगे। तो ये रूट्स के साथ मिलकर के एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर लेते हैं ना, दोनों को फायदा हो रहा है, और इसी को हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है। माइको रेमेडिएशन भी आपने सुना होगा। जब भी किसी चीज में टर्म माइको लगा हो ना, माइको, तो वो हमेशा फंजाई से रिलेटेड होता है। ये भी आप एक फैक्ट याद रखोगे। ठीक है। तो माइकोराइजा जो होता है, ये माइको रेमेडिएशन मतलब फंजाई की मदद से डिग्रेडेशन करना, तो यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है। फिर है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो यूएन की एक साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनेस्को है, वो 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के आएंगी। किसके अंदर, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अभी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है 1971 में लॉन्च हुआ था। ये एक साइंटिफिक प्रोग्राम था जिसके अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, उनको डाला गया था। तो ये जो इंडिया में अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनमें से 12 को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर डाला गया है। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये इन सीटू कंजर्वेशन के पार्ट होते हैं। जब हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं ना, तो दो तरह से आप स्पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक होता है इन सीटू, दूसरा होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब हुआ जब आप प्रोटेक्ट करोगे विद इन देयर ओन इन्वायरमेंट, विद इन देयर ओन इन्वायरमेंट, उनके खुद के ही इन्वायरमेंट में जब आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे होगे ना, तो उसको इन सीटू बोलते हैं, अंदर। और एक्स सीटू का मतलब हुआ कंजर्वेशन आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड देयर इन्वायरमेंट, तो उसको हम लोग एक्स सीटू बोलते हैं। तो ये दो तरह का कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है। तो उसी के अंदर इन सीटू में आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स होते हैं जिसकी हमेशा बात की जाती है। जो बीच वाला होता है वो कोर जोन होता है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। उसके ऊपर होता है बफर जोन, यहाँ पे एक्टिविटीज अलाउड हैं जो कि इकोलॉजिकली रिलेटेबल हो, जिससे इकोलॉजी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और फिर आता है ट्रांजिशन एरिया। वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कुछ कम्युनिटी भी रह सकते हैं आराम से, प्यार से, कल्चर के साथ, और इकोलॉजी दोनों को साथ में बैलेंस किया जा सके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अभी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में आपको पता ही चल गया 18 है। आप देख सकते हैं इस मैप में बड़े प्यारे तरीके से बनाया हुआ है। कंचनजंगा, मानस असम में, डिब्रू साइखोवा असम में। यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, यहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। सिमलीपाल है, उड़ीसा में, हर जगह है। काफी अच्छे से हमने बनाया हुआ है। फिर बारी आती है इको सेंसिटिव एरिया की। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है कि जिसमें प्रोटेक्शन की बात की गई थी वेस्टर्न घाट के। तो देखो, कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या कहा था ना, 37% जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, उसको ईएसए डिक्लेयर कर देने के लिए। ईएसए का मतलब होता है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव अगर कोई एरिया डिक्लेयर हो गया ना, तो वहां पे ना आप गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ती है। कौन सी गाइडलाइन, तो वहां पे चीजें जो है वो मना हो जाती है इको सेंसिटिव जोन्स में। जैसे क्या मना हो जाता है, अगर कोई एक्टिविटी प्रोहिबिट है इको सेंसिटिव जोन में, तो वो है माइनिंग इंडस्ट्री, आप नहीं लगा सकते। और कुछ चीजें रेगुलेटेड हो जाती हैं इको सेंसिटिव जोन में, जैसे कि पेड़ वगैरह, होटल, रिजॉर्ट आप तभी लगा सकते हो जब तक गवर्नमेंट आपको जितना बोले। और फिर कुछ एक्टिविटीज परमिटेड होती हैं, यानी कि एक तरह से बंधन हो जाता है। क्या हो जाता है, बंधन हो जाता है। ये बंधन से बचना चाहती है कोई भी गवर्नमेंट, वो अपना डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चाहती है। तो कस्तूरी रंगन जी ने 37% कहा था। उससे पहले ना, कस्तूरी रंगन जी से पहले एक और थे, गडगिल जी। उसको गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन कहते हैं। गडगिल कमेटी ने तो अराउंड 60%, जहां तक मुझे याद है 60% कह दिया था ईएसए बोल दो। तो ये लोग 37% के लिए भी नहीं मान रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। वेस्टर्न घाट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, और ये जो वेस्ट की सी है उसके बीच वाला एरिया, ठीक है, इधर ये आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन है। अभी वेस्टर्न घाट वाला रीजन जो आपको पता है बहुत रिच है बायोडायवर्सिटी में। ठीक है, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2012 में मान लिया गया था। ये वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। वेस्टर्न घाट में आपको अलग अलग फॉरेस्ट दिखेंगे, पासेस दिखेंगी, आपको बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स भी दिखेंगे। जैसे हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की अनामुडी है। और उसके अलावा भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि 6%, और इनफैक्ट वेस्टर्न घाट के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये वर्ल्ड का 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जो है उसमें का एक पार्ट है। मतलब इससे आपको ये पता चल गया वर्ल्ड में 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। ठीक है, तो ये मैं 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें वेस्टर्न घाट भी आपको दिख रहा है, मेडागास्कर है, ब्राजील की अटलांटिक फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल मैंडीज है, मेडिटेरेनियन वुडलैंड है, मलेशिया है, फिलीपीन में है, इनफैक्ट मेसो अमेरिका में भी है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अदर रिलेटेड न्यूज। तो अदर रिलेटेड न्यूज में आपको सिर्फ सिलेक्टिवली चलना है। जैसे कि आईबीपीएस ने ब्लू प्लैनेट प्राइज जीता, ये एनुअली मिलता है। किसने दिया? जापान बेस्ड असाही ग्लास फाउंडेशन ने दिया। आईबीपीएस क्या है? तो इंटर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज है। कहाँ स्टैब्लिश होता है? पनामा सिटी में होता है 2012 में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, नाम से ही पता चल रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि यूएन की बॉडी नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो बेसिकली क्या है ना, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का ये एक स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जिससे आपको पता ही चल रहा है कि हम लोग स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम चलाते हैं। ये जो स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम लोगों ने 22 स्पीसी डाल रखी है, और इनका थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। इनकी रिकवरी करनी जरूरी होती है, क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसी पहुंच गए हैं, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद आपको पता है क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इनका एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। फिर बारी आती है केरला में थस्कापारा पंचायत है, ठीक है, सॉरी, थजाकारा पंचायत है केरला में, जिन्होंने पब्लिश किया है अपडेटेड पीबीआर। पीबीआर का मतलब होता है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये जो रजिस्टर होता है ना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है एक हमारी इंडिया में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये मिलकर बनाती है। तो नाम आपको पता चला, लोगों का बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है ये। और ये डॉक्यूमेंट बायो रिसोर्सेज और जो भी नॉलेज है ना किसी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, उनको सेव कर करके रखती है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज ना खो जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, हल्दी से गोरे होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना बड़ी जगह, हल्दी लगाओ गोरे होंगे, साफ होगा शक्ल, इस तरह का कुछ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। फिर है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो बस याद रखो कि इसको रिलीज कौन करता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी। ईपीआई कितनी कंट्रीज को रैंक कर रहा था? 180। इस्टोनिया फर्स्ट करता है, और अपने इंडिया का रैंक 176 है। और इंडिया ने चाइना को भी सरपास कर दिया है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशन में। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर सल्फर डाइऑक्साइड का भी कौन हो गया? अपना इंडिया हो गया है। फिर हम लोग देखेंगे नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। तो इसको कौन रिलीज करता है? वही याद रखना है, गोल्डमैन सॉन्डेंट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया का रैंक 180 में 176 था, यानी कि घटिया रैंक है, ठीक है। देन कैमल्स। कैमल्स के बारे में पहले बता दूं, कैमल कैमिलिड में आते हैं। कैमिलिड जो टाइप ऑफ एनिमल है, उनमें आपको ललामा, अल्पाका, ये सारे एनिमल्स दिखेंगे। यूएन 2024 ने ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड डिक्लेयर कर दिया है। बोला है कि ये जो 2024 था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड था। अभी कैमिलिड आपको पता ही चल गया। तो इंडिया में किस तरह के कैमल्स पाए जाते हैं? तो कैमल जो होते हैं वो अफ्रीका और एशिया दोनों में पाए जाते हैं। देखो, आपको एक बैक्टीरियन कैमल की बात की गई। ये कैमल तो बड़ा कॉमन है हमारे, इसका सिंगल क्या है? सिंगल हम्प है। उसके अलावा अपने ही इंडिया में आपको बैक्टीरियन कैमल दिखेंगे, लद्दाख के नुब्रा वैली में। ये बैक्टीरियल कैमल की मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है बैक्टीरियल कैमल। इनके दो दो हम्प होते हैं, ठीक है, लद्दाख के नुब्रा वैली में आपको दिख जाएंगे। वैसे ही आपको ड्रोमेडेरीज कैमल दिखेंगे, ये आपको हॉट डेजर्ट में दिखते हैं, जैसे ये वाले हैं। जो नॉर्मल कैमल है ना, इनको ड्रोमेडेरीज कैमल बोलते हैं। और खराई कैमल पर यूपीएससी ने पीवाईक्यू भी पूछा है। खराई कैमल जो है वो मैनग्रोव्स खाते हैं और बहुत दूर तक स्विम कर सकते हैं। अभी यूएन रेड को या ध्यान में रखना है। यूएन रेड क्या है? तो यूएन रेड जो है वो एक इनिशिएटिव है यूएन की, जिसके अंदर ये लोग क्या करते हैं? अपना एक रिपोर्ट निकालते हैं। उस रिपोर्ट में ये लोग क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन और ये सारी चीजों को देखते हैं, माने कि एडवाइजरी प्रोग्राम है फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इसका जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्रोवाइडर है ना ये रेड प्लस असिस्टेंस का, ये जो यूएन रेड है ना 2008 में लॉन्च हुआ था। ओके, ये एक टेक्निकल एक्सपर्टीज देता है फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है ना, और यूएनईपी को। इसमें पार्टनर कंट्रीज हैं, जिसमें अपना इंडिया भी आता है। यूएन रेड में आपको ध्यान रखना है कि जो रेड प्लस है, रेड प्लस, इस फ्रेमवर्क को कॉमनली वार्सो फ्रेमवर्क फॉर रेड भी बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ दे कि वार्सो फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये जो है फॉरेस्ट के और क्लाइमेट के रिस्टोरेशन को लेकर के रेड से रिलेटेड है। फिर है इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो न्यूज में इसलिए है ना इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि ये इसने कुछ को रिपोर्ट निकाली, ठीक है, सेशन हुआ इनका। इनके सेशन में क्या बोला गया कि वर्ल्ड जो है ना वो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल जो 2030 तक है उसमें बड़ा ऑफ ट्रैक है। जितना फॉरेस्ट हमको जो है वो बनाना चाहिए था, यानी उगाना चाहिए, उतना हम कर नहीं पाए हैं। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर में हम लोग इसको मेजर करते हैं। फॉरेस्ट और ट्री का कवर बढ़ा है,
ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग उस लेवल पे नहीं है जितना हमें रखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट देख सकते हो। एक्सक्यूज मी, हाँ। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। 2000 में ये स्टैब्लिश हुआ था और ये जो है सक्सेसर था किसका, तो पहले इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर फॉरेस्ट होता था, उसके बाद इंटरनेशनल अग्रीमेंट फॉर फॉरेस्ट आ गया। इसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, इतना डिटेल में आप नहीं भी जाओगे तो चलेगा, बस जान लो कि इसके कॉम्पोनेंट्स है, 5 कॉम्पोनेंट है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस भी आप सुनते होंगे, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ जैसा है, जो अपनी रिपोर्ट निकालता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस के ऊपर। तो इससे इन्होंने क्या देखा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से, और पहला ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट भी इन्होंने 2010 में निकाला था। अभी मैंग्रोव कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो देखो IUCN की रेड लिस्ट जो है ना मैंग्रोव इकोसिस्टम की, वो इंडिकेट करती है कि 50% जो हमारा इकोसिस्टम है ना मैंग्रोव में, वो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब इससे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैनग्रोव्स होते क्या हैं। तो देखो ये होते हैं मैनग्रोव्स, ये आपको दिख रहे हैं, ये एक तरह के मैनग्रोव है, यानी यहाँ पर ओशन है और यहाँ से आपको जो है वो प्लांट की स्पीसीज जो है वो आपको दिखती है मैनग्रोव में, राइट। तो बेसिकली आपको बोलूं तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन एरियाज में जो वेजिटेशन उगती है ना, दैट इज मैनग्रोव्स, उनको हम लोग मैनग्रोव्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि मैनग्रोव क्या है। अभी देखो मैनग्रोव को क्यों प्रोटेक्ट करना इतना जरूरी, इतने सारे कंजर्वेशन क्यों होते हैं, आप ध्यान से देखो, इस पिक्चर से आपको पता चल जाएगा। कल को मानो यहाँ पे सुनामी आई, बड़े लंबे लंबे लहर आए, तो ये जो पेड़ होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन की मदद करते हैं। इनके रूट्स इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि पानी का जो इतना ज्यादा फोर्स से आ रहा होता है, जो अपना सुनामी के वेव्स आ रहे हैं, उनका फोर्स डाउन कर देगा, तो कम होगा ना इम्पैक्ट। उसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे प्रोटेक्ट होती हैं, ये जो है वो कंजर्व करके रखता है, सॉइल का इरोजन से रोकता है, यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है मैनग्रोव। ठीक है, हमारे ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैनग्रोव। तो इसीलिए मैनग्रोव के प्रोटेक्शन की बात की जाती है। मैंग्रोव इकोसिस्टम आपको साउथ इंडिया में दिखता है, श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह में दिखता है, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन मैनग्रोव्स की बात की जाए तो अपने आपको कहाँ मिलेगा इंडिया में, अंडमान और बे ऑफ बंगाल वाली एरिया में लीस्ट कंसर्न है, वहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं है। पर साउथ इंडिया के जो मैनग्रोव्स है अपने इंडिया में, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और वेस्ट इंडिया वाले वल्नरेबल हैं, यानी कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति साउथ इंडिया के मैनग्रोव्स की। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ साउथ इंडिया के मैनग्रोव्स के, जो कुछ टाइम पहले तक न्यूज में भी था, जिसको पीचावरम मैनग्रोव्स बोलते हैं। पीचावरम मैनग्रोव्स, ये आपको तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे मैनग्रोव्स है अपने साउथ इंडिया में जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो मैंने जैसे कहा था आपको, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उन पे ज्यादा ध्यान रखना है। अभी मैनग्रोव और इकोसिस्टम के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के बारे में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का क्या मतलब हो जाता है, जो CO2 इमिट कर रहे हैं ना हम लोग, इतने सारी ग्रीन हाउस गैस वगैरह जला के, उनको अगर कहीं स्टोर करके रख लिया जाए ना, तो उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये जो स्टोरेज की कैपेसिटी है इनकी 3 टाइम से ज्यादा है। ओके, तो अपने इंडिया में लक्षद्वीप वगैरह और तमिलनाडु में क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैंग्रोव है, ये आपने देख ही लिया। कुछ इनिशिएटिव्स लिया गया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इंडिया के इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि मिष्टी। मिष्टी का फुल फॉर्म याद रखें, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम। यानी मैंग्रोव को प्रोटेक्ट भी करेंगे और वहां से कुछ लोगों को अगर एक्टिविटीज दिला सकते हैं, जैसे मैंग्रोव से कई सारे आपको क्रैब वगैरह मिल सकते हैं ना वहां पे, तो उनको बेचने वेचने का। ठीक है, उसके अलावा और भी एक साइमी इनिशिएटिव है, ये भी याद रखना है कि मैंग्रोव से रिलेटेड है। साइम या साइमी आप पढ़ सकते हो, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। यहाँ पे एक्वाकल्चर फार्म्स बनाई जाएंगी। मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन भी है, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया लेकर के आया है। 9 कोस्टल स्टेट्स में नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ग्लोबली भी मैंग्रोव को बहुत प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जब आपका COP27 हुआ था ना, कहाँ पे होता, शर्म एल शेख इजिप्ट में, तो वहां पे ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस निकल के बाहर आई थी, जहां पे लोग मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। उसके अलावा कुछ रिलेटेड न्यूज देख लो, जैसे कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने सर्वे किया और उन्होंने देखा इसमें ड्रिलिंग और फेलिंग हो रही है 100 ट्री की, हाइड्रो और बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो एडवाइजरी कमेटी है
ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी किसी एक्ट के अंदर बनी होगी, तो कौन से एक्ट के अंदर बनी है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर। ये जो भी अपना रिकमेंडेशन देगा ना एफएसी, ये रिकमेंडरी होगा, रिकमेंडेटरी होगा, यानी रिकमेंड करेगा, सरकार के ऊपर है कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। फिर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। तो जो सेक्रेटेरिएट है ना कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, उन्होंने मार्क किया है 10th एनिवर्सरी फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव का। तो यानी आपको समझ में आ गया जो सीबीडी, आपको पता होना चाहिए कि यूएनसीबीडी, यूएनएफसीसीसी और यूएनसीसीडी, ये कुछ 3 ऐसे यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखता है, ये डिजर्टिफिकेशन कॉम्बैट करता है और ये क्लाइमेट चेंज देखता है। तो सीबीडी जो है उसकी 10वीं एनिवर्सरी मार्क कर रहा है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव का। आपको याद होना चाहिए जो इनिशिएटिव है ना, माने नाम से तो पता ही चल रहा है किसको सेव करेगा, ये किसके साथ पार्टनरशिप में आई वो इंपॉर्टेंट है। कोरिया की फॉरेस्ट सर्विस और सीबीडी ने मिलकर आई, यानी कि कोरिया कंट्री है इसमें, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको सीबीडी का सेक्रेटेरिएट ही इंप्लीमेंट करेगा, है ना। और ये किसको सपोर्ट करेगा? तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आई थी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करेगा। उसके बाद हम लोग यूरोपियन यूनियन का नेचर रिस्टोरेशन प्लान देखते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया है नेचर रिस्टोरेशन प्रोग्राम को, जो कि पहला अपने काइंड ऑफ प्रोग्राम है। यूरोपियन यूनियन को आपको पता ही होगा, इनका एक ग्रीन डील है। ये क्या चाहते हैं? नेट जीरो एमिशन हो 2050 तक। यूरोपियन यूनियन थोड़ी सी ना वियर्ड सी ऑर्गेनाइजेशन है, सच बोलूं तो बुरा मत मानना आप, वैसे आप क्यों मानोगे। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में मैं बताऊं तो यूरोपियन यूनियन जो है ना वो क्या करती है ना, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स है ना उनके ऊपर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इतने रूल्स लगा दिए ना इनका, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये भी बहुत है, हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये क्या करती है कि हम लोग के ऊपर ही ओनस डाल देती है कि अगर आपने कुछ ऐसे ग्रीन हाउस गैस निकाल रहे हो तो हम आपसे टैक्स लेंगे, मतलब नुकसान हमारा ही है। यूरोपियन यूनियन का वैसा ही एक डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है जिसको यूडीआर बोलते हैं, इसको ये एक्सटेंड करेगी। इसमें भी ये यही करती है, बैरियर की तरह काम करती है उन कंट्री से जो यूयू में एक्सपोर्ट करते हैं। और ये इतना वाइड रेंज है ना इनका ये रेगुलेशन कि इसमें कुछ नहीं बचा है। सोया का अगर एक्सपोर्ट करो, कोको को करो, टिम्बर को करो, बीफ को करो, किसी भी चीज को करो, उस पर इनकी नजर है। अब हम लोग देखेंगे वेटलैंड, कोस्टलैंड्स एंड ओशन को। तो हाई सी ट्रीटी के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें ना बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन अग्रीमेंट की बात की जाती है, इसको हाई सी ट्रीटी कहते हैं। तो एक है ना ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। यूएन क्लॉज जो है वो एक तरह से पार्लियामेंट है ओशियंस का, पार्लियामेंट नहीं सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कभी कभी ना हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशियंस भी बोल देते हैं, क्योंकि जो भी ओशियंस है ना पूरे वर्ल्ड में, और जो सी है या कोस्टल लाइन है, वो सब की रूल्स जो है ना यूएन क्लॉज से डिसाइड करता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग चीज है, 3 लेवल में इसने किया है। एक होता है टेरिटोरियल सी, एक होता है कंटिगुअस जोन होता है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। 12 नॉटिकल माइल, ये 24 नॉटिकल माइल, ये 200 नॉटिकल माइल। तो ये जो 200 नॉटिकल माइल है ना, वहां तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कोई भी कंट्री, मान लो ये कंट्री ए है, ये यहाँ पे इस अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल तक है, यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, शिपिंग, फिशिंग वगैरह कुछ भी। इसके बाहर अगर वो जाती है तो वो एरिया हाई सी कहलाता है। और हाई सी पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ठीक है, मोनोपोली नहीं है। हाई सी के अंदर जो है आपको यूएन क्लॉज के रूल्स मानने पड़ेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बीबीएनजे एग्रीमेंट क्या है? तो बीबीएनजे एग्रीमेंट ये है, ये बोलता है, ये एक ट्रीटी है जो कि यूएन क्लॉज के अंदर ही है। ये बेसिकली कंजर्वेशन की बात करता है, मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज का। कहाँ पे? एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। अब नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड एरिया कौन है? तो वही हाई सी वाला एरिया हो गया, वहां पे प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। इसको अडॉप्ट कब किया गया था अग्रीमेंट को? तो 2023 में, और ये ओपन था सिग्नेचर के लिए 2 साल तक। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। जब भी किसी में लीगली बाइंडिंग ट्रीटी का नाम हो तो आपको पता होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग मतलब अगर ये कुछ बोलेगा तो मानना ही पड़ेगा उस कंट्री को जिसने इसकी ट्रीटी को मान के रखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है ना वो स्पीयर हेड करती है इस ट्रीटी को इंडिया में। प्रोविजंस आप देख सकते हो बीबीएनजे के। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में क्या रखनी है ना, बीबीएनजे के अग्रीमेंट जो है ना कुछ चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मिलिट्री और नेवी अगर अपने हाई सी में जा रही है और वहां पे किसी तरह की चीज कर रही है ना, तो वो ये बीबीएनजे के आगे बाहर है, उसके एम्बिट से बाहर है। क्योंकि ऑफ कोर्स इनको अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखनी है, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी और कंजर्वेशन दोनों चीजें तो नहीं चल सकती ना साथ साथ।
फिर हम लोग क्या देखेंगे, 4 सब्सटेंसिव एलिमेंट ऑफ बीबीएनजे है, जिसमें आप देख सकते हो जेनेटिक रिसोर्स को प्रोटेक्शन की बात की जाती है, कुछ टूल्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाती है, फिर है कोरल ब्लीचिंग। कोरल रीफ्स का आपने सुना ही होगा, तो पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए इंडिया में कोरल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो गल्फ ऑफ कच्छ में, अरेबियन सी में, लक्षद्वीप आइलैंड में, गल्फ ऑफ मन्नार में जो कि आपको श्रीलंका के और इंडिया के बीच में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, यहाँ आपको कोरल्स मिलते हैं। कोरल क्या है, तो कोरल्स खुद में एक इकोसिस्टम है, ठीक है। इनके अंदर पूरा पूरा एक इकोसिस्टम में क्या होता है, सब कुछ आ जाती है, स्पीसीज, लिविंग नॉन लिविंग, तो कोरल्स भी वैसे ही हैं। कोरल रीफ जो होते हैं ना अलग अलग टाइप के, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड में जो कोरल है वो अटोल है। इनमें क्या देखा जा रहा है, ब्लीचिंग देखा जा रहा है। ब्लीचिंग का क्या मतलब हुआ, कोरल रीफ्स किससे मिलके बनती है, तो इनमें दो चीजें होती है। एक तो एक स्पीसी होती है एल्गी की स्पीसी, और दूसरे कोरल्स होते हैं, कोरल्स एनिमल है। तो एल्गी तो प्लांट हो गया और कोरल्स एनिमल हो गई, ये दोनों मिलके कोरल्स बनाती हैं, जो इकोसिस्टम है या कोरल रीफ बोलते हैं। अब ये एल्गीज जो है ना, इतनी ज्यादा वार्मिंग हो गई ना, क्योंकि कोरल रीफ का ना एक टेम्परेचर होता है जिसमें कोरल रीफ्स बन सकते हैं, जो कि बेसिकली 23 से 29 डिग्री। आप देख रहे हो ना, बहुत गर्म कंडीशन हो गया। आपको थोड़ा कम टेम्परेचर रखना, अगर मान लो 30 और जो कंडीशन है 29 तक है, अगर किसी में 30 डिग्री सेल्सियस जैसे सी का टेम्परेचर, आपको तो पता है कि ग्लोबल सी वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है सी को भी पानी को गर्म कर रहा है, इससे क्या हो रहा है ना, ये एल्गी की स्पीसीज मर रही हैं। जैसे कि कुछ स्पीसीज का नाम आप देख सकते हो, पोरेटिस ल्यूटिया, पेवोना वेरिएंस, ये सारे थोड़े स्ट्रेस टॉलरेंट है। तो अगर ये स्ट्रेस नहीं बचा पाते तो स्पीसी मर जाती है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग, क्योंकि कलर यही लेकर के आते हैं। जैसे ही एल्गी काउंटर पार्ट मरता है ना, तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, वो एकदम गंदा दिखने लगता है। यूं तो कोरल रीफ्स बहुत सुंदर होते हैं, वरना ये गंदा दिखने लगता है। कोरल्स हैं क्या, तो खुद में ये एक इनवर्टिब्रेट एनिमल है, जो कि निडेरिया किंगडम से पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। इसमें भी दो तरह के कोरल होते हैं, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। हार्ड जिससे नाम पता चल रहा है, इनके ऊपर कैल्सीफेरस स्केलेटन होता है कैल्शियम का, और सॉफ्ट तो सॉफ्ट हो गए। तो इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिस एल्गी के साथ होता है ना, उसका भी नाम है, जिसको जूजैंथेले बोलते हैं, और इन्हीं की वजह से रंग आता है, जो मैंने आपको बताया है। अब कोरल ब्लीचिंग आप समझ गए क्या होता है। अब जब ये इतने सारे मर जाते हैं ना, टोटली व्हाइट हो जाते हैं, इसलिए इसको ब्लीचिंग बोलते हैं, और टेम्परेचर की वजह से ही ये ब्लीचिंग देखी जाती है। तो इसको कैसे इनिशिएटिव लिया जा रहा है प्रोटेक्ट करने का, तो लीगल इनिशिएटिव्स ली जा रही है, जैसे कोस्टल जोन रेगुलेशन नोटिफिकेशन 1991, कोरल रीफ रिकवरी प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है मीठापुर में, जो कि गुजरात में है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है बायोरॉक टेक्नोलॉजी। इस पे सवाल भी बने हैं कि बायोरॉक टेक्नोलॉजी किसके कंजर्वेशन के लिए, तो कोरल के प्रोटेक्शन के लिए है। वैसे ग्लोबली भी किया जा रहा है इनका प्रोटेक्शन, जैसे कि कोरल रीफ इनिशिएटिव 1994 से ही चालू है, ठीक है, और इंडिया इसका पार्ट भी है। वैसे ही वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी सिर्फ, वैसे आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल रीफ के बारे में। रामेश्वरम है ना तमिलनाडु में, वहां पे 300 आर्टिफिशियल रीफ्स लगाई गई हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल रीफ टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, ताकि ना जो नेचुरल हैबिटेट है उसको इम्प्रूव किया जाए आर्टिफिशियल की मदद से, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी इसको प्रमोट कर रही है, किसके अंदर, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर। अभी रामसर साइट्स देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि रामसर साइट और भी ज्यादा जुड़ी है इंडिया में, अब टोटल 85 रामसर साइट्स हो गई हैं, जिसमें रिसेंट एडिशन किसका है, तो नागी नट की बर्ड सेंचुरी का। नागी नट की कहाँ पे, बिहार में। ध्यान क्या रखना है कि मैन मेड है, ठीक है, और इनका अपना लैंडस्केप है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है नागी नट की, आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं। और जो एक है बिहार में, उसके अलावा दो है तमिलनाडु में, एक है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, एक काजूवेली, दोनों के दोनों तमिलनाडु में। ध्यान आपको रखना है। नंजनारायण के बारे में क्या याद रखना है, एक राजा था नंजनारायण, नंजनारायण नहीं नंजरायण, उनके नाम पर है, ठीक है। और ये जो है वो एक ड्रेनेज सिस्टम जैसा है। और काजू वैली जो है वो आपको कोरोमंडल कोस्ट में दिखती है आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे भी जाता है। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है ना, ये रूट है माइग्रेटरी स्पीसीज का। यहीं से जो है माइग्रेटरी स्पीसीज, स्पेशली बर्ड्स जो है वो जो है यहाँ से मूव करती हैं। फिर है तवा रिजर्वायर, इसका लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एमपी में है, ठीक है। लेकिन ये किसके अंदर है, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर में दिखता है आपको। वेटलैंड्स के बारे में आपको बता दे, वेटलैंड होता क्या है, तो वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है ना जो कि टेम्पररीली सैचुरेटेड होता है, कम से कम एटलीस्ट टेम्पररी पानी से भरा रहता है, ठीक है। और इसको वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह काम करता है। तो इसी के लिए एक रामसर कन्वेंशन बना था 1971 में, ठीक है।
ये जो 1971 का रामसर कन्वेंशन था ना, 1975 में फोर्स में आता है और अपना इंडिया 1982 में इसका पार्टी बनता है। और इस रामसर लिस्ट के अंदर अलग अलग वेटलैंड्स को डालते हैं। इसी के अंदर एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर वो रामसर साइट्स होते हैं जहाँ पे इकोलॉजिकल चेंजेस आ गई हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक में, और उसके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस आ गया। इसके अंदर लोकतक और केओलादो नेशनल पार्क जो है वो डाला गया। पहले चिल्का भी था, अब हट गया है। सबसे ज्यादा रामसर साइट आपको कहाँ दिखती है? तो तमिलनाडु में दिखती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूपी में दिखती है। और वर्ल्ड में अगर बोला जाए सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, तो वो यूके में है। रामसर साइट इन यूके। वैसे ही कुछ वेटलैंड्स न्यूज में थे, जैसे पैंगोंग सो कहाँ पे आपको दिखता है? तो लद्दाख में दिखता है। ये एंडोरिक लेक है। एंडोरिक का मतलब होता है लैंड लॉक, जहाँ पे कोई समुद्र या नदी से ही नहीं मिलेगा। वैसे ही कांवड़ लेक जो है आपको बिहार में दिखता है। बिहार का पहला रामसर साइट था, बूढ़ी गंडक के ऊपर है ये, ठीक है। वैसे ही आपको क्या देखना है? पुलिकत है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। यहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से इसको। सुंदरबन मैनग्रोव तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोसिस्टम है मैनग्रोव का। कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी मिलती है ना। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ रिलेटेड न्यूज अगर आपको देखना है तो उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? जैसे स्प्रिंग इनिशिएटिव, तो यूएन की वाटर कंजर्वेशन के ऊपर है। स्प्रिंग इनिशिएटिव आए दिमाग में तो किस चीज के लिए? वाटर कंजर्वेशन के ऊपर है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे फिशमिप इनिशिएटिव। फिशमिप इनिशिएटिव किसके लिए? तो एक ग्लोबल प्रोजेक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेबल फिश बायोमास। देखो जब फिशिंग होती है ना तो उनका भी कुछ बायोमास होता है, उसमें डिक्लाइन देखा गया है। तो ये फिशमिप इनिशिएटिव जो है उसका जेनेसिस होता है 2013 में होता है। ये इंटरनेशनल नेटवर्क है। 100 मरीन इकोसिस्टम इसमें आपको दिखेंगे, ठीक है। इनका यूएन के साथ भी रिलेशन है। वैसे ही आपने प्लैंकटन क्रैश के बारे में देखना है। प्लैंकटन क्रैश क्या है ना, तो एक फाइटोप्लैंकटन है जिसका नाम है नॉक्टिल्यूका सिंटिनल्स। ये एक रेड कलर की है। जब इसका नंबर बहुत ज्यादा, इसका रेड कलर है, जब ये लार्ज नंबर में एक्सपीरियंस करते हैं तो उसको एक क्रैश हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि इनका जो पिगमेंट है वो बाहर रिलीज होता है, इनके सेल से भी बाहर, तो उसी को प्लैंकटन क्रैश कह रहे हैं। और ये जो पिगमेंट्स है लाल रंग की, ये क्या करती है? पत्थरों से और सी के फ्लोर से जाके चिपक जाती है और ऐसा लगता है कि रेड टाइड आ गई, एकदम लाल लाल सब कुछ दिखता है, ठीक है। और प्लैंकटन क्रैश क्यों होता है ना, अगर प्लैंकटन के अंदर न्यूट्रिएंट खत्म हो गया और या फिर CO2 की कमी हो गई तो ये क्रैश हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है? प्लैंकटन मर भी जाते हैं, ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके अंदर न्यूट्रिएंट कम हो गया है। वैसे ही है गेप लिमिटेशन। गेप लिमिटेशन किससे रिलेटेड है? तो ये इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑन द साइज ऑफ प्रे दैट अ प्रेडेटर कैन कंज्यूम, ठीक है, कि इतने तक ही खा सकता है कोई प्रेडेटर। अब उसका मुंह इतना छोटा है तो वो, अब कोई फ्रॉग कोई टाइगर को तो नहीं खा लेगा ना, तो वो लिमिटेशन आपका गेप लिमिटेशन है। वैसे ही मेगाफोना की बात की जाए, मेगाफोना क्या डिस्क्राइब करता है? तो सर्टेन वेट का थ्रेशोल्ड डिस्क्राइब करता है मेगा हर्बीवोर से रिलेटेड। फिर स्ट्रोमेटोलाइट्स आप पढ़ते होगे। स्ट्रोमेटोलाइट जो है वो माइक्रोबियल कम्युनिटी है जो कि रॉक के लेयर से एसोसिएटेड है और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजन का नंबर जो है क्वांटिटी बढ़ा देती है। वैसे इन्वायरमेंटल डीएनए, इस तरह के ना डीएनए वगैरह पूछती है यूपीएससी। इन्वायरमेंटल डीएनए एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो आपके इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, उसमें उसका सेलुलर मटेरियल भी चला जाता है और ई डीएनए की मदद से आप स्पीसी का प्रेजेंस पता कर सकते हो, बायोडाइवर्सिटी का पता कर सकते हो इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ई डीएनए के कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंस छूने लगे। वैसे स्पेशिएशन, स्पेशिएशन क्या है? तो एक लीनिएज स्प्लिटिंग इवेंट है। अलग अलग मोड होते हैं, एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक। आप इसमें देख सकते हो एलोपैट्रिक क्या है? ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड। पेरी क्या है? तो छोटे पॉपुलेशन आइसोलेट होते हैं। सिम्पैट्रिक क्या है? तो न्यू स्पीसी एक ही रेंज में बन जाएंगे, अपने एंसेस्टर से अलग अलग होती है। वैसे बायोल्यूमिनेसेंस, नाम से पता चला बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस का मतलब लाइट, बायो माने बायोलॉजिकल। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट निकाले किसी भी एंजाइम के वजह से तो उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो ल्यूसीफेरिन एंजाइम ध्यान में रखना है, ये जो है आपको लाइट निकाल के देता है ऑर्गेनिजम्स में। जैसे स्पॉन्जेस, जेलीफिश, कुछ वॉर्म्स भी होते हैं, उनके अंदर आपको दिखेगा लाइट, तो इसी तरह के पिगमेंट्स की वजह से, केमिकल के वजह से दिखता है। फिर है फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है? तो फैक्ट्री फार्मिंग जब लाइफ स्टॉक या पोल्ट्री को बहुत हाई डेंसिटी की फैसिलिटी में जब उनको ब्रीड किया जाता है ना कंट्रोल इन्वायरमेंट में, उसको फैक्ट्री फार्मिंग कहते हैं। वैसे ही वुडी इंक्रोचमेंट, वुडी इंक्रोचमेंट क्या है? जब ट्री और श्रब का नंबर बढ़ जाए तो वो वुडी इंक्रोचमेंट है, ठीक है। वैसे ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर, ग्रीन वाटर क्या है? सेम एज इट इज टर्म आ जाएगा। जो सॉइल यानी कि मिट्टी और पेड़ पौधों के अंदर पानी है उसको ग्रीन वाटर कहते हैं। और ब्लू वाटर ऐसा पानी है
जो कि ग्राउंड वाटर, लेक, रिवर या रिजर्वायर के अंदर दिख जाए उसको ब्लू वाटर कहते हैं। तो उसको गेस करना भी बहुत आसान है। तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज देखेंगे बहुत ही अच्छे से स्पीडिंग मैनर में, एट द सेम टाइम आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मैं ये चीजों को समझाऊंगी। आई होप आप लोगों को हम लोग के ये वाला इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में बताएं और बी रेस्ट अश्योर कि आप लोग की पीटी जो है वो बिल्कुल अच्छे से करा दी जाएगी। थैंक यू।